Hello, friends. I once again welcome you in today's online class. So, we have been discussing since 2 days the third level, and as there is a short power failure and some disturbances in our classes, then I have decided to make two parts of this lesson, the third level, which is quite interesting, mysterious, as well as very much, entertaining to us. Dear friends, this lesson by Jack Finney deals with our psychological जर्नी, हमारे साइकोलॉजिकल जर्नी से रिलेटेड ये लेसन है कि थर्ड लेवल, जैसा लास्ट ईयर हमने 11th क्लास में द एडवेंचर लेसन देखा था, उसमें दो थियरीज के ऊपर हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से चलती है वो उसमें हमने देखा था। इस लेसन में भी हम देखेंगे कि इसमें जो कैरेक्टर है चार्ली, उसका नाम है, उसका एक साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है, और तीसरा इसमें कैरेक्टर है उसकी वाइफ। तो पूरा स्टोरी, पूरी कहानी इस मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर के आसपास ही चलती है, और वो है चार्ली। चार्ली ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब है और साइकोलॉजिकली वो एस्केप होना चाहता है, और वो इनसिक्योर है, और वो सारी चीज़ें, वो उस बात को जो है मानता नहीं। वो, हाँ, वो ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, साइकाट्रिस्ट जिसको बोलते हैं, साइकाट्रिस्ट से वो मिलता है, उसका दोस्ती है वो सैम, जो उसको बताता है कि जो भी तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या नहीं है वो हम इस लेसन में देखेंगे, और चार्ली क्या सोचता है। तो लेसन का नाम है द थर्ड लेवल। अब बात हो रही है, लेवल हम समझेंगे क्या है। बात हो रही है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में 3 अलग अलग स्टेशन है, उसमें से एक सबसे बड़ा स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में अब 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, या उसके पहले की 20वीं शताब्दी की शुरुआत की स्टोरी है। 40s में की स्टोरी है, 1944-42 के आसपास की स्टोरी है। अब चार्ली इसमें कहता है कि देयर इज ए थर्ड लेवल देयर इन दी एट दी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में थर्ड लेवल है, लेकिन फिजिकली वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल है। तो ये द वेरी टाइटल ऑफ द स्टोरी मेक्स दिस लेसन वेरी मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग, दैट इफ देयर आर ओनली two levels in the Grand Railway Station, why does Charlie say that there are 3 levels? And इतना ही नहीं, he also went on further by saying that he was in the third level, उस थर्ड लेवल में जाकर आया था। तो हमें इसमें देखना है कि क्या सचमुच में वो थर्ड लेवल है। जी नहीं, आप भी मत मानिए कि वहां कोई थर्ड लेवल है। फिजिकली देयर आर ओनली 2 लेवल्स, और चार्ली जो है वो समझता है कि वहां पे क्या है, थर्ड लेवल है। और क्यों समझता है उसको भी हमको समझना है। वो ये देखिए, ये जो मॉडर्न पीरियड है दोस्तों, जिसमें अलग अलग तरीके की पोएट्री बनी, अलग अलग तरीके का ड्रामाज बने, एक नए तरीके की राइटिंग जो है हमारे सामने इसमें आई, और इसी में से एक राइटिंग हमारे सामने आई, वो थी साइंस फिक्शन, फिक्टिशियस राइटिंग। फिक्टिशियस राइटिंग तो नॉर्मली फिक्टिशियस ही होती है, इमेजिनरी होती है, लेकिन एक साइंस फिक्शन से रिलेटेड राइटिंग जो है हमारे सामने आई मॉडर्न एज में। और ये जो एज है, देखिए 1901 से 1945 मान लीजिए, 1901 से 1950 मान लीजिए, 1901 टू 1950, ये एज में जितने भी लोग यंग हुए हैं, युवा हुए हैं, ओल्ड रहे होंगे, या जिनका जन्म इस पीरियड में हुआ है, वो लोगों ने
2 वर्ल्ड वॉर को एक्सपीरियंस किया है, चाहे तो एक, चाहे तो 2 या 2। इस एज में सबसे बड़ी उथल पुथल पूरी जितनी सेंचुरीज में नहीं हुई उतनी बड़ी उथल पुथल इस एज में हुई है। अचानक से वॉर शुरू हो जाता है, लोग मरने लगते हैं, बम्बार्डिंग होते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो लोगों ने न्यूक्लियर बम्बार्डिंग भी देखा हिरोशिमा और नागासाकी के बीच में। और ये वही एज था जिस समय सबसे ज़्यादा आविष्कार जो है वो दुनिया में देखने को मिले, और धीरे 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 लोगों का भगवान पर से विश्वास भी जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। नास्तिकवाद का उदय हुआ, अथेइस्ट निर्माण होने लगे, उस तरीके की राइटिंग निर्माण होने लगी, और बहुत सारे स्ट्रगल्स चले, फ्रीडम स्ट्रगल चला, बहुत सारे आंदोलन चले। और इसी बीच एक नई टाइप की राइटिंग सामने आई, और वो राइटिंग थी साइंस फिक्शन की राइटिंग। और जैक फिने इसके फाउंडर तो आप नहीं बोलेंगे इनको, क्योंकि साइंस फिक्शन कई लोगों ने लिखा है ना। तो इसमें जो है जैक फिने ने भी अपना योगदान दिया, और उन्होंने ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन लेसन हमारे सामने रखा है। नाम है द थर्ड लेवल। नाउ द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। तो ये देखिए, बड़ी अच्छी स्लाइड इसको बनाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे आप देखिए कि थर्ड लेवल में इस लेसन में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात हो रही है न्यूयॉर्क के। 2 लेवल है वहाँ पे, ओके। और ये जैक फिने की बात है। देखिए 1911 में इनका जन्म हुआ है, और लगभग ये उन्होंने 1940s के आसपास ये कहानी लिखी है, ओके। So the story, the third level, clearly explores the science fiction genre of time travel. Jack Finney, the recipient of the World Fantasy World Award, interviews fantasy with reality in his projection of time travel. और वो अपने आप को कहाँ ले जाता? चार्ली द प्रोटैगोनिस्ट विशेस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द थर्ड लेवल, द वर्ल्ड ऑफ गेल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1894। मैं बता रहा हूँ आपको, 1940 में इस स्टोरी की सेटिंग है, और वो अपने आप को कहाँ ले जाता है? 1894 में ले जाता है, जहाँ पर सारा जो है सिस्टम अलग है, रेलवे स्टेशन का पूरा सिस्टम अलग है, करेंसी एकदम अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आएगी। अमेरिका में आप देखिए, अमेरिकन स्टोरी है ये। अमेरिका में जो स्टैम्प्स हर साल जो स्टैम्प्स बनते हैं, या पंचवार्षिक में जो 5 सालों में जो स्टैम्प्स बनते हैं, या वहाँ की जो करेंसी होती है, वहाँ के करेंसीज पर में के ऊपर जो है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका चित्र होता है। तो उससे भी हमको एक क्लू मिलता है। और पूरे लेसन में आप देखेंगे, पूरी स्टोरी में आप देखेंगे कि राइटर, प्रोटैगोनिस्ट जो है इस स्टोरी का, वो हमको ये दिखाने की कोशिश, ये जताने की कोशिश करता है पूरे लेसन में, और बहुत सफल कोशिश उसकी होती है कि दैट ही टेक्स अस टू इनटू द वर्ल्ड ऑफ 1890s। 1894 में हमको ले जाता है, एंड ही इज वेरी मच सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। The story also dwells on the theme of escapism as a psychological refuge from the grim realities of the present day world, along with a desire to stay with the past, a desire that Charlie's wife Louisa does not contest. तो हम जो बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर का समय, ये बड़ी उथल पुथल का समय था, तो लोग जो है इस वर्ल्ड से निकलकर किसी और वर्ल्ड में अपने आप को शिफ्ट करना चाहते थे, इमेजिन करते थे। लेकिन चार्ली जो है उसकी साइकोलॉजिकली वो एक स्टेप आगे निकल जाता है, और अपने आप को एक्चुअल में वो थर्ड लेवल में ले जाता है, जो थर्ड लेवल है ही नहीं, ओके। आगे सो द थर्ड लेवल देखिए क्या बोलता है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only 2। देखिए, प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है वहाँ के अध्यक्ष वगैरह। कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल, 3 रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ये 3 अलग अलग रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और वहाँ पर जो टाइम टेबल्स बने हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट्स शपथ लेकर बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 ही लेवल है। ऊपर की एक लेवल है, समझ रहे हैं, मतलब ऊपरी एक लेवल है, उससे भी ट्रेनें चलती है, और एक अंडरग्राउंड लेवल है,
उससे छोटी ट्रेनें चलती है, सबवेज वाली ट्रेनें चलती है। तो 2 ही लेवल्स है हमारे यहाँ, तो उनके टाइम टेबल से तो यही पता चलता है हमको, फिजिकली 2 ही लेवल है। कौन सा टाइम टेबल? रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल होता है। ओके, बट आई से देयर आर 3, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए आप, लेकिन चार्ली बोलता है कि नहीं नहीं 3 है। लेवल्स कितने हैं? 3 लेवल, देयर आर 3 लेवल्स। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि वो बोलता है मैं अभी अभी वहां से जाके आया हूं। आई हैव बीन मतलब मैं अभी अभी वो 3rd लेवल पर जाकर आया हूं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक्ड टू ए साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन and he said it was a waking dream wish fulfillment। मैंने अपने दोस्त को बताया, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया कि मैं 3rd लेवल पर जाकर आया हूँ। तो वो मेरे तरफ जो है भौचक्का देखता रह गया। उसने कहा कि अरे ऐसी 3rd लेवल वगैरह कुछ नहीं होता है, यू आर जस्ट ट्रांसपोर्टिंग योर माइंड फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड टू एन इमेजिनरी वर्ल्ड। तुम बस अपने माइंड को जो है क्या कर रहे हो, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज़ ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तुम्हारी विश रियल वर्ल्ड में फुलफिल नहीं हो पा रही, तुम जो है एस्केप होना चाहते हो इस वर्ल्ड से, फिजिकली नहीं मेंटली। ओके, तो तुम्हारी विश जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम इस लेवल से निकलकर अलग लेवल में चले गए। और तुमको जरिया क्या मिला? तुमने जरिया क्या चुना? तुमने 3rd लेवल का जरिया चुना। क्यों रेलवे स्टेशन चुना तुमने? क्योंकि डेली वो रेलवे स्टेशन को विजिट करता है और दोनों लेवल्स पर डेली वो जाता है। लेकिन आज वो कह रहा है कि मैं 3rd लेवल पर चला गया था। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को जब मैंने बताया कि मैं 3rd लेवल पर जाकर आया हूं, तो उसने कहा कि ये मेरा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। और उसने ये भी कहा कि मैं अनहैप्पी हूँ, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इससे क्या हो गई, मेरी वाइफ बड़ी दुखी हो गई, बड़ी पागल सी हो गई। वो उसको बड़ा बुरा लगा। कोई भी बोलेगा कि तुम्हारा हस्बैंड जो है अनहैप्पी है, तो कोई भी किसी को भी बुरा लगेगा। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। समझना इसको आपको। उसका कहना ये था, मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का, कि ये वर्ल्ड जो है अभी फुल ऑफ इनसिक्योरिटी हो गया है, इनसिक्योर हो गया है, असुरक्षित हो गया है। डर, युद्ध और चिंताओं ने लोगों के दिमाग को भर दिया है। और चार्ली जो है इस वर्ल्ड से एस्केप होना चाहता है, इसीलिए उसके दिमाग को लग गए हैं पंख, उसके इमेजिनेशन को लग गए पंख, और वो अपने आप को इतना दूर ले गया इमेजिनेशन में। हाँ, समझ रहे हैं, साइकोलॉजिकली ही शिफ्टेड हिमसेल्फ टू ए बियॉन्ड वर्ल्ड। वेल, बोलता है हु डजंट मीन्स वेल, चार्ली तुम एस्केप होना चाहते हो इस वर्ल्ड से, बहुत अच्छी बात है। कौन एस्केप नहीं होना चाहता? कौन इस इनसिक्योर वर्ल्ड में रहना चाहता है? कौन इस फियरफुल वर्ल्ड में रहना चाहता है? कौन इस वार से भरे हुए वर्ल्ड में रहना चाहता है? कौन इस चिंता से भरे हुए वर्ल्ड में रहना चाहता है? हु डजंट? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any 3rd level at Grand Central Station. अरे भाई, हर एक कोई एस्केप होना चाहता है अपने फिजिकल वर्ल्ड से। हर एक व्यक्ति चिंता मग्न है, हर एक व्यक्ति जो है दुखी है। लेकिन तुम्हारे जैसे हर कोई जो है एकदम 3rd लेवल पर नहीं चले जाते। बट दैट्स द रीजन, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। तो मेरे साइकेट्रिस्ट ने ये बात बताई और मैंने मेरे दोस्तों को ये बात बताई, सब उसी की बात को एग्री कर गए कि हाँ, जो सैम बोल रहा है, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोल रहा है, वो सही है। ये एस्केप होना चाहता है इस वर्ल्ड से। एस्केप का मतलब होता है छुटकारा पाना। कंफ्यूज नहीं होना। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। तो वो
पॉइंट आउट कर रहे हैं एक एक बात को कि किस तरीके से मेरा दोस्त जो है चार्ली जो है वो इनसिक्योर है। कैसे? माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। बोलता है कि तुम जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो वो भी तुम्हारे इस एस्केपिज्म का एक नमूना है। लेकिन चार्ली का कहना है ये तो मेरी हॉबी है, ये तो मेरे दादाजी की भी हॉबी थी और उन्हीं से वो हॉबी मेरे तक आई है। लेकिन उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है तुम स्टैम्प कलेक्टिंग इसलिए करते हो, स्टैम्प कलेक्शन किसी किसी को आदत रहती है ना पुराने स्टैम्प कलेक्ट करने की, और जो फर्स्ट डे स्टैम्प रहते हैं उनको कलेक्ट करने की, जो रिलीज हो गए और खरीद लिए, रिलीज हो गए और खरीद लिए, ऐसे नई नोट आ गई मार्केट में और वो रख ली, उस दिन की पहली नोट मान लीजिए, उस दिन का पहला स्टैम्प। तो पुराने ज़माने में आदत ही थी। अब डिजिटल वर्ल्ड ने जो है हमारी आदतों को, हमारे हॉबीज़ को, हमारे पूरे चरित्र को बदल दिया है ना। तो ये पुराने ज़माने में आदत थी। कई लोगों को खत लिखने की आदत थी, लेटर्स लिखते थे, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते थे और किसी को लेटर लिखते थे, कई सारी, है ना। आप बचपन में देखिए कई सारी आदतों से आप बड़े हुए होंगे, आदतों के साथ छोटी मोटी आदतें सबको रहती है। तो चार्ली की क्या आदत थी? उसको जो है एक हॉबी थी उसकी, वो स्टैम्प कलेक्ट करता था। ठीक। अब स्टैम्प कलेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। स्टैम्प कलेक्ट का मतलब है स्टैम्प कलेक्ट को करता है और शायद उसी में उतना खो जाता है, इतना खो जाता है उसमें। देखिए मान लीजिए 1920 का स्टैम्प खरीदेगा तो उसमें नए प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट की तस्वीर होगी। 1940 के आसपास का 40 के बाद का स्टैम्प खरीदेगा तो रूजवेल्ट की तस्वीर इसके ऊपर होगी, है ना। 19 सेंचुरी के बीच का कहीं का वो खरीदेगा तो उसमें देखिए आपको अब्राहम लिंकन की मिलेगी, जॉर्ज वॉशिंगटन की मिलेगी, क्लीवलैंड की मिलेगी। तो इस तरीके से अलग अलग उसमें वो खो जाता है। तो दोस्त ये कहता है कि वो जो स्टैम्प कलेक्टिंग करता है इट इज ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी के शरण में चले जाना, दूर चले जाना। और उसका दोस्त कहता है कि वो एक टेम्पररी रिफ्यूज लेना चाहता है, थोड़ी देर के लिए रिफ्यूज होना चाहता है, अलग होना चाहता है। ओके, वेल मे बी, बोलता है चलो तुम्हारी बात ठीक है अगर ऐसा है तो, बट वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days, from all I hear, and he started my collection. वो बोलता है कि मेरे दादाजी को तो कोई रिफ्यूज लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन है ये मेरा एस्केप करने का एक कोई बहाना नहीं है। वो बोलता है कि ये मेरी हॉबी है, बहुत अच्छी हॉबी है, इसको आपको जो है मेरी तारीफ करनी चाहिए इस हॉबी के लिए। तो आप जो क्या कर रहे हैं मेरे मेरे साइकोलॉजिकल बीमारी के साथ इसको जोड़ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। फ्रॉम ऑल आई हियर, वो बोलता है मेरे दादाजी को तो कोई बीमारी नहीं थी, मेरे दादाजी तो बिल्कुल सिक्योर थे, उनको तो कहीं एस्केप होने की जरूरत नहीं थी, कोई रिफ्यूज लेने की जरूरत नहीं थी, तो वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। ही स्टार्टेड माई कलेक्शन मतलब उन्होंने ही मुझे जो है ये हॉबी सिखाई है, उन्हीं की वजह से मुझे हॉबी लगी है। मेरे कलेक्शन के शुरुआती कुछ स्टैम्प जो है मेरे दादाजी ने मुझे दिए हैं। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और बड़ा अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, इशू का मतलब होता है पब्लिकेशन। तो जितने भी यूएस पब्लिकेशन हुए हैं, जितने भी नए स्टैम्प्स निकले हैं यूएस में, अमेरिका में, वो सारे के सारे मेरे पास है, मेरे दादाजी के पास भी थे। फर्स्ट डे कवर्स, देखिए शब्द को ध्यान देना आप। फर्स्ट डे कवर मतलब पहले दिन, पहला दिन जो पब्लिश होता है ना, स्टैम्प, स्टैम्प समझते ना, टिकट, उसकी बात कर रहे हैं। एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और एक ऐड करता है वो अपनी बात में, बोलता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी, हमारे जो अभी के प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं या करते थे। तो क्या उनको भी कोई बीमारी है क्या वो भी कहीं, वो इतने बड़े नेता है ना, इतने संजीदा उनको मानते हैं लोग, तो क्या वो भी साइकोलॉजिकली परेशान है, वो भी इनसिक्योर अपने आप को मानते हैं।
तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है. एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर. आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. उसने कहा लास्ट समर की बात है, बहुत लेट हो गया मैं ऑफिस में. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it's faster than the bus. तो बहुत देर हो गई थी मुझे, रात हो गई है, ध्यान देना, हाँ रात हो गई है और फ्यूअर लोग वहाँ पे होंगे. तो मैंने डिसाइड किया कि बस से मैं लेट हो जाऊँगा घर जाने में. मेरे कहाँ जाने में, नाम वर्ड यूज़ किया है उसने, सब टाउन, सब. आई वॉज इन ए हरी टू गेट अपटाउन. अपटाउन का मतलब नेटिव प्लेस, जहाँ पर वो रहता है. तो इंडस्ट्रियल एरिया में वो काम करने आता होगा, तो उसने सोचा कि चलो इस बार ट्रेन से चलते हैं. और सबवे मतलब सेकंड लेवल पे जो लोकल ट्रेनें चलती है वहाँ पर वो आया. क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है फास्टर जाती है बस से. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है किससे जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा. Now I don't know why this should have happened to me. अब मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. I am just an ordinary guy named Charlie. मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, मेरा नाम चार्ली है. 31 years old, 31 साल का हूँ. And I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. देखिए ये पूरा उसका है, ये गैबरडीन सूट है और एक फैंसी हैट उसने पहनी है और फैंसी बैंड भी उसने हाथ में लिया है, पहना है. आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. उसने कहा मेरे जैसे कम से कम 10-12, डजन मतलब 12, 10-12 लोग भी मुझे वहाँ पर मिले जो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे. और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं एस्केप होने की कोशिश कर रहे होंगे या मैं कहीं एस्केप होने की कोशिश कर रहा हूँगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं बस सिंपली अपने घर जा रहा था, अपनी वाइफ के पास जा रहा था. लुइसा से मिलने मुझे जल्दी जाना था ऑफिस से. देखिए ये स्टैम्प कलेक्शन है, आपको अलग अलग प्रेसिडेंट के चित्र इस पर मिलेंगे. ईयर भी मेंशन होता है कई बार, ठीक है. सारे प्रेसिडेंट के चित्र आपको उस पर मिलेंगे. तो वहाँ का एक कस्टम है, वहाँ के जितने भी स्टैम्प्स निकलते हैं तो वो वहाँ के प्रेसिडेंट्स के ऊपर निकलते हैं. ओके, ये पूरा स्टैम्प कलेक्शन की बात है. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like 20th century, like the 20th century, है ना. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर गया. वहाँ पर जो है लंबी दूरी की ट्रेनें जो 20वीं शताब्दी में नॉर्मली चलती है वो ट्रेनें चलती है. सबसे पहले मैं फर्स्ट लेवल पर गया. फर्स्ट लेवल मतलब ऊपरी लेवल, हाँ, पहला जहाँ पर एंटर करते हैं आप रेलवे स्टेशन में किसी, और पहली लेवल लगती है. देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल. तो बस उछलते कूदते हुए मैं जल्दी सेकंड लेवल पे पहुंच गया, जहां पर वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से लोकल ट्रेनें जाती. देखिए फर्स्ट लेवल से लंबी दूरी की ट्रेनें जाती है. मान लीजिए न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रही है और कहीं जा रही है, और सेकंड लेवल पे न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क में जाने वाली लोकल ट्रेनें चलती है, मेट्रो ट्रेनें चलती है. उस जमाने में मेट्रो तो नहीं होगी, लोकल ट्रेनें चलती होंगी. समझ रहे ना. मान लीजिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गए तो पहले लेवल पे आपको जो है, और उसी के नीचे मान लीजिए एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सेकंड लेवल है. वहाँ के दिल्ली से दिल्ली में आनंद विहार और वो क्या है संसद भवन, वहाँ की ट्रेनें जाती है जैसी मेट्रो अभी जाती है ना. और फर्स्ट लेवल पे जो है ऊपर, वहाँ से लंबी दूरी की, जैसे दिल्ली से नागपुर, दिल्ली से सूरत, दिल्ली से पटना, है ना, कलकत्ता, ऐसी ट्रेनें जाती है. तो इस तरीके की बात कर रहा है. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from. Suburban का मतलब होता है उपनगर. Suburban है ना, कुछ अलग नहीं समझ लेना. उपनगर आसपास के एरिया, जैसा बॉम्बे है, बॉम्बे का एरिया कल्याण, अंधेरी, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, पाली हिल, है ना, इस तरीके से. Where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for द सबवे. डग्ड इंटू एन आर्च्ड डोरवे. देखिए आर्च्ड डोर, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तस्वीर है.
ठीक, इसको बोलते हैं आर्च्ड डोरवे, आर्च के जैसा डोरवे। ये दरवाजा जा रहा है और यहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्च्ड, आर्च्ड डोरवे। ओके, कुछ वर्ड है तुम देखिए, सबर्बन देखिए, टैन कलर, कलर होता है, कनेक्टेड विथ एन एरिया दैट इज आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सिटी, है ना, कॉरिडोर, कॉरिडोर इसी को बोलते हैं, ये कॉरिडोर है, ये आर्च डोरवे है और ये कॉरिडोर सही है, ये जो जा रहे हैं ना, ये जो आ रहे हैं रास्ते, ये कॉरिडोर। ओके, कॉरिडोर, फाइन। Where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. बोलता है बड़ा आसान है उसके अंदर चले जाना और गायब हो जाना. I have been in and out of Grand Central hundreds of time. बोलता है मैं आज के पहले hundreds of time Grand Central स्टेशन पे आया हूँ और गया हूँ, और but I am always bumping into new doorways and stairs and कॉरिडोर्स. तो जितने भी बार मैं जाता हूँ वहाँ पर, मैं हमेशा नए नए दरवाजों से टकरा जाता हूँ, नए नए कॉरिडोर्स मुझे मिलते हैं, और वो फैलता जा रहा है. नया रेलवे स्टेशन है, नया बनता जा रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. बोलता है एक बार मैं एक टनल में घुस गया. टनल होता है ना ऐसा, इस तरीके से टनल होता है गोल. बोलता है एक बार मैं टनल में घुस गया और चलता गया चलता गया चलता गया, तो मैं कहाँ पहुँच गया था? 2-3 मील चलने के बाद रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुँच गया था. ठीक, कोई रूजवेल्ट होटल होगा, उसकी लॉबी में पहुँच गया था. वो टनल से चला गया. Another time I came up in an office building of 46th Street, 3 blocks away. ये ब्लॉक्स जो है पुराने ज़माने में गिनती का, किलोमीटर की गिनती का होता, 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, अब में बोलते 4 कोस, 3 गज, इस तरीके से. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. तो दूसरी बार मैं 46th स्ट्रीट नाम की एक स्ट्रीट का नाम है, वहाँ पर पहुँच गया था, लगभग 3 ब्लॉक्स दूर. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभी मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल पता नहीं चलता. 8-10 दिन बाद जाओ तो वहाँ पे एक नया कॉरिडोर नज़र आएगा, नया दरवाज़ा नज़र आएगा, और ये बढ़ रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स. और इस ग्रैंड रेलवे स्टेशन पे, न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पे इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इतने नए नए कॉरिडोर्स बढ़ रहे हैं, नए नए दरवाजे वहाँ पे बढ़ रहे हैं कि मैं जो है कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक पेड़ की शाखाएं के जैसा बढ़ रहा है, पेड़ की रूट्स के जैसा बढ़ रहा है. रूट का मतलब होता है पेड़ की रूट्स, तने, तने, पेड़ की तने. ओके, ठीक, ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना. There is probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now on its way to Times Square. और हो सकता है अगली बार मैं जब वहाँ पे जाऊँ तो कोई एक टनल ऐसी मुझे मिल जाए, या अभी भी वहाँ पे कोई एक टनल ऐसे हो सकती है जो डायरेक्ट कहाँ निकलती है? टाइम स्क्वायर पे निकल. न्यूयॉर्क के सेंट्रल में है टाइम स्क्वायर, और उसको लगता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे से कोई एक टनल ऐसी जाती होगी जो डायरेक्ट कहाँ निकलती होगी? डायरेक्ट जो है वो सेंट्रल पार्क पे, टाइम स्क्वायर पे निकलती होंगी, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. और दूसरी कहाँ निकलती होगी? सेंट्रल पार्क में निकल. सेंट्रल पार्क भी जो है एक न्यूयॉर्क का एक मध्य का भाग है. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit. देखिए कितनी अच्छी बात बोलता है वो. बोलता है ग्रैंड सेंट्रल मेरे जैसे कई लोगों के लिए एग्जिट ही तो है. रेलवे स्टेशन क्या होता है हमारे लिए? एग्जिट ही होता है. हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब एग्जिट. देखिए एंट्री और एग्जिट, इस बात को उसने फोकस किया है. अ वे ऑफ एस्केप. आप जो बोल रहे हैं ना, मैं एस्केप होना चाहता हूँ, एस्केप होना चाहता हूँ, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है. उसी बात पे वो जो है बोल रहा है कि ये भी एक वे ऑफ एस्केप है ना. वे ऑफ एस्केप ही तो है ये.
कोई भी रेलवे स्टेशन वे ऑफ एस्केप होता है, एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाना चाहता है व्यक्ति. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन इस आइडिया के बारे में कि वो टनल में मैं कभी गया था और ये हुआ वो हुआ, मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताया. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. बोलता है, मैं जैसे सेकंड लेवल से आगे बढ़ा तो मुझे एक स्लैंटिंग डाउन इस तरीके का एक आर्च में मिला. बोलते हैं ना, ऐसे लिखा होता है ना, इस तरफ जाइए. तो मैं उस रास्ते से निकल गया, है ना, उस रास्ते से वो निकल गया. फिर उस रास्ते से निकलते निकलते उसको कुछ भी नज़र नहीं आया. उसको एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स नज़र आया, मतलब सुनाई दिए. और वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था विशेष. सब तरफ जो है एम्प्टी लोग, कोई लोग नहीं थे, और मेरे ही पैरों के आवाज़ मुझे सुनाई दे रहे थे. इसका मतलब यह है कि कोई भी वहाँ पर नहीं था. एंड आई डिडंट पास ए सोल, और एक भी व्यक्ति मेरे पास से, मेरे बाजू से नहीं गुजरा. डिडंट पास ए सोल, पास का मतलब PASS गुजरना, सोल का मतलब कोई भी व्यक्ति. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे, देखिए थर्ड लेवल पे पहुंच गया है वो इमेजिनेशन में. हाँ, थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक ओपन स्पेस में जैसी आवाज़ आती है, हॉलो आवाज़ आती है, जोर जोर से ऐसे बम्प होती है, आवाज़ रिपीट होती है, वैसी आवाज़ें आने लगी. और लोग दिखे कुछ बातचीत करते हुए. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर टनल फिर से एक बार शार्प लेफ्ट टर्न उसने दिखाया. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड रेलवे स्टेशन. और वहाँ से लेफ्ट में आया, शार्प लेफ्ट मैंने टर्न लिया, और वहाँ से लेफ्ट आने के बाद मैं नीचे उतरा. नीचे उतरने के बाद मैंने देखा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ. मैं थर्ड लेवल पर पहुँच गया हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल. थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकंड लेवल पे फिर से वापस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं किसी और लेवल पर था, थर्ड लेवल पर. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वेर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. और मैंने देखा कि नहीं, ये सेकंड लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ की रूम्स थोड़ी छोटी थी. सेकंड लेवल की रूम्स थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, और टिकट विंडोज जो है वो भी कम थे. सेकंड लेवल पे थोड़ा ज़्यादा थे, और यहाँ पर थोड़े कम टिकट विंडोज थे, और ट्रेन के गेट्स भी कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और इंफॉर्मेशन सेंटर सेकंड लेवल का थोड़ा सा मॉडर्न लगता है ना, मे आई हेल्प यू वाला इंफॉर्मेशन, जहाँ आप जाके पूछते हैं ये ट्रेन कहाँ जा रही है, वो ट्रेन कहाँ जा रही है. वो बोलता है कि इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो छोटा था, और थोड़ा सा वुड और ओल्ड लुकिंग, ओल्ड फैशन लग रहा था. एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. और जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा था वो पुराने ज़माने के थोड़े कपड़े पहना था, और एक ग्रीन आई शेड उसने डाला था, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर उसने पहना था. लॉन्ग ब्लैक मतलब लंबा सा जो है एक कपड़ा उसने पहना था. द लाइट्स वेर डीम, लाइट्स एकदम चमकदार नहीं थी जैसे सेकंड लेवल पे होती है, एंड डीम लाइट थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइट थोड़ी फ्लिकर भी कर रही थी. देन आई सॉ व्हाई, उसके बाद मैंने देखा कि क्यों वो फ्लिकर हो रही है. बिकॉज दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. वो क्या थे? ये जो देखिए टिकट ऑफिस है, ये है ना, वुडन का बना हुआ, और ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे वहाँ पे. तो ये पूरा सब वो बताना चाह रहा है कि सब पुराने ज़माने की चीज़ें वहाँ पर सारी की सारी थी. ओके, चलिए. तो 1 2 3, तो थोड़ा सा बाकी है, हम इसको आज फिनिश आज तो फिनिश नहीं हो पाएगा ये, तो इसके आगे का पार्ट नंबर 2 मैं आपको भेजता हूँ. कल सुबह तक आपको मैं भेज दूंगा. ओके, सो
Thank you very much for this part. This is part number 1 of the third level by Jack Finney. Okay, thank you.